खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो 28 दिसंबर। आज जब आपके सामने आए तो मौसम का मिजाज बदला बदला सा है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इसलिए आप सबका खुशामदीद इस नए मौसम के बीच। आज सुबह जब आपके सामने आए तो खबर न सिर्फ मौसम की आपके सामने रखेंगे, कौमी शहराओं की रखेंगे, बल्कि आपके सामने खबर रखेंगे देश दुनिया की, यानी मुल्क की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, आलमी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी नज़र रहेगी। हमारे साथ आज भी एक डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे, नफ्सियाती अमराज पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। और वक्त मिला तो आज आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि आज की फ़ोन कॉल्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बर्फ़ के हवाले से आप अपडेट ज़रूर अपने इलाकों से हम तक कीजिएगा, फिर जो राब्ता सड़कें हैं क्या वो खुल पाई हैं, नहीं खुल पाई हैं, उस पर भी आप हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। और जो दीगर मामला हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये मामला, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की जो तरतीब है वो यही है कि हम आपको खबर बताएं, आपके साथ गुफ्तगू करें, तज्जिया करें, तबसरा करें, आपकी बात को भी सुने, आपके मसाइल पर भी गुफ्तगू हो। और इस उम्मीद के साथ ये सारी गुफ्तगू होती है ताकि हुकूमती इदारे जिनके ज़िम्मे ये मामलात, ये मसाइल हल करना है, वो मसले कहीं ना कहीं हल हो जाए। और स्पेशली जो श्रीनगर का राब्ता दफ्तर नया खुला है, उसके हम बहुत मशहूर है कि पिछले कई दिनों से जो कुछ बातें आपने टीवी पर हमारे साथ की हैं वो मॉनिटर हो रही थी और उनमें कुछ चीज़ें एड्रेस हो रही हैं। एक अच्छी पहल है और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की जो कोशिशें इंतज़ामिया की तरफ से है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, वो और भी ज़्यादा तेज़ होंगी ताकि इन अय्याम सर्दी के दौरान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और राहत भी मिल सके। तो फिलहाल तय फॉर्मेट है, पहले पड़ाव पर हम आते हैं और पहला पड़ाव जो होता है वो होता है हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी हम तवारीख के पन्नों को खंगालते हैं। 28 तारीख को माजी में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें एक दो बातें आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। लेकिन याद रखिएगा, फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर खबर, तज्जिया और तबसरा हर पल आपके साथ है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार, पहले हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद खोलते हैं पिटारा खबरों का। हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। हफ्ते का दिन है, सैटरडे है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जहां से भी आप हमारे साथ हैं, आपका स्वागत इस प्रोग्राम में। तो सलाम जी की शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक होती है और एक एक करके हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत या टॉपिक्स की तरफ जाना है। ख़बरें हैं, तज्जिया और तबसरा, मेहमान के पास चलेंगे, आपकी कॉल्स ली जाएंगी, जो बिल्कुल आखिरी या हतमी सेगमेंट इस प्रोग्राम का रहेगा वेदर अपडेट के साथ। लेकिन इब्तिदा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज तारीख के आईने में या इतिहास के पन्नों में जब हमने पेजेस को पलटा तो पता चला कि आज दिसंबर की 28वीं तारीख है, साल 2024। कुछ अहम तरीन वाक़यात हिस्ट्री ऑफ द डे ज़रा आपके सामने रखें, कुछ बड़े और मेजर इवेंट्स ज़रा आपके सामने रखते चले और एक एक करके ये सारी वो तफसीलात हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों से हम इकट्ठा करते हैं या जमा की जाती हैं। और आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मुल्की और कौमी सतह पर कुछ बड़े इवेंट्स, बड़ी घटनाएँ होती हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी होती हैं। 1885 में आज ही के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास मुंबई या उस वक्त बॉम्बे, आज मुंबई कहा जाता, मुनक्किद हुआ। 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता इजलास में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इस तरीके से 1951 में हिंदुस्तान ने अफ्रीकी मुल्क लीबिया को भी आज के दिन तस्लीम किया। साल 1895 था आज ही का दिन जब विलियम रोस्थिन ने एक्सरे की दरियाफ्त की और पहली बार दुनिया के अंदर किसी भी हिस्से में एक्सरे किया गया। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने कलकत्ता में विक्टोरिया के अंदर मेमोरियल हॉल कायम किया। साल 2013 में दिन आज का था जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस की हिमायत से हुकूमत बनाई और पहली बार अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बाद में जाकर सिर्फ 29 दिनों तक चली। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए पता चला कि 1974 में आज के दिन पाकिस्तान में आए 6.3 के शिद्दत के ज़ल्ज़ले से 5200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। मिस्र के वज़ीर आज़म महमूद पाशा का कत्ल भी आज के दिन हुआ और हिस्ट्री ऑफ द डे में ही पता चलता है कि आज के दिन 1668 में मराठा हुक्मरान शिवाजी के बेटे संभाजी का इंतकाल हुआ था। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने एक एक करके रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों की भी होगी, मुख्तलिफ मौज़ूआत, खबरें और तज्जिया आप तक पहुँचेगा। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सिर्फ खबरों, और चूँकि आप सब जानते हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला है, एक एक करके उस तरफ भी हम थोड़ी देर में चलेंगे। शुरुआत प्रोग्राम की मौसम के अपडेट्स के साथ और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फ़िज़ाई और ज़मीनी रवाबित मुतासिर ख़राब मौसम ने किए हैं।
चलिए जनाब, मौसम के मिजाज की बात करते हैं तो बिलाखिर जो ड्राई स्पेल था, खुश्क साली थी, वो ख़त्म होते हुए नज़र आई और रियासती और मरकज़ी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बरक्स पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदला हुआ नजर आया। जहां पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों के अंदर सूबा कश्मीर के अंदर जमकर पीर पंचाल के आस पार बर्फबारी हुई है, वहीं पर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सूबा कश्मीर की, जहां तक हम आपको सामने खबर रख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों के अंदर, कश्मीर के अंदर बर्फबारी का इम्कान जो था, एन उसके मुताबिक ही कश्मीर ज़िले के तमाम 10 के 10 अजला के अंदर वहां पर बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों के और बालाई इलाकों के अंदर भरपूर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। कल हमने देखा था कि जब बर्फबारी शुरू हुई तो तकरीबन 6 परवाजें मनसूख करनी पड़ी थी श्रीनगर के एयरपोर्ट पर और तकरीबन जो तमाम बड़ी कौमी शाहराएं थी उन पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमद को कल रोकना पड़ा था। आज सुबह की खबर यह है कि श्रीनगर कौमी शाहराओं के हवाले से थोड़ी देर में जब हम चलेंगे तो आपको अपडेट जरूर बताएंगे, अपने नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से मैं अपडेट करेंगे। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से खबर यह है कि सुबह 10 बजे तक आने वाली तमाम परवाजें कैंसिल कर दी गई हैं। 10 बजे के बाद हतमी फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जम्मू इंडिया की तरफ से लिया जाएगा कि क्या परवाजों को आने की इजाजत होगी या नहीं। इसी तरीके से सूबा जम्मू के अंदर चूंकि मतला अबर आलूद है, बारिशें हो रही हैं, तो सुबह की परवाजें कैंसिल कर दी गई हैं। 9 बजे वाली परवाज जो डिले से आ रही है। श्रीनगर के जम्मू एयरपोर्ट के बाद जब हम रेल सर्विस की बात करें, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल सूबा कश्मीर के अंदर चल रही है, तो फिलहाल खबर यह है कि उस रेल सर्विस को भी फिलहाल मुअत्तल करने की बात रखी गई है। 350 के करीब गाड़ियां जो है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दरमानदा है, जिनको निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बीआरओ की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि टनल जो थी वो कल फिसलन की वजह से वहां पर रोक दिया गया है। ताहम कल हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर मस्जिदों और मकामी घरों को खोल दिया गया, जहां पर दरमानदा मुसाफिरों को अपने घरों में पनाह दी है। मुख्तलिफ मकामात से, चाहे वो गांदरबल का इलाका हो, रामबन का इलाका हो, डोडा से भी तरीके की इतलात आई कि दरमानदा लोगों को राहत मिली है। मकामी तौर पर अपने लोगों ने या तो मस्जिदों के दरवाजे खोले हैं, गुरुद्वारों के दरवाजे खोले हैं, या अपने घरों के अंदर उन्हें पनाह दी है। तस्वीरें आपके सामने कल से बहुत ज्यादा ये भी वायरल है। तो फिलहाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे आप कह रहे हैं कि मगरिबी हवाओं का असर, वो खासा जो है वो कल से देखने को मिला है। आज बाद दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। दिसंबर 29 से 31 के दरमियान मतला बरालूद रहेगा। 1 और 2 जनवरी को दोबारा बर्फबारी का इम्कान है। इस तरीके की सूरत हाल जो है वो बनाई जा रही है। ये सुबह का सारा एक ये सब अभी जो शफी ने भेजी आज सुबह की है लाल चौक श्रीनगर की घंटाघर, रिवायती घंटाघर, और आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार मामूर है अपनी ड्यूटियों पर, लेकिन उसके साथ साथ इस बर्फ का नज़ारा जो है वो मकामी सयाह अगरचे होटलों की खिड़कियों से ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर आकर भी देख रहे हैं। ताहम मैकेनिकल डिवीजन और दीगर महकमों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि शहर श्रीनगर की ओर आने वाले तमाम रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी के साथ शुरू किया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर आने वाले रास्ता, जो फिसलन वाला रास्ता हमेशा रहता है, वहां पर भी बर्फ हटाने का काम जो है वो लगातार शुरू कर दिया गया है। ताहम अभी भी साउथ कश्मीर, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां के अंदर बर्फबारी हो रही है। शहर श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी हो रही है। नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा से इतला यह है कि वहां पर भी जमकर बर्फबारी इस वक्त दोबारा हो रही है। और इस तरीके से सफेद चादर में इस वक्त पूरी तरह से आ चुका है सूबा कश्मीर। और सूबा जम्मू के अंदर भी सूरत हाल यही है कि सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बारिशों का न थमने वाला सिलसिला कल दिन में शुरू हुआ था, जो रात भर जारी रहा है, और इस वजह से गोनागो मुश्किलात अवाम को भी उठानी पड़ रही है। तस्वीरें कुपवारा, बांडीपोरा, मथिल, गुरेज, टंगडार से आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। और ये वो रास्ता है जो अब अगले 5-6 महीने इसी तरीके से मुतासिर होता रहेगा, जो कुपवाड़ा के बालाई इलाके को, जिसको मैदानी इलाकों के साथ जोड़ने के लिए एक रास्ता तो है, लेकिन बर्फबारी की वजह से वो बंद है। इंपॉर्टेंट रास्ते बंद है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक रोका गया है, क्योंकि
पिछले 24 घंटों की सूरत हाल ये है कि एग्जैक्टली हाईवे पर क्या चल रहा है ये देखने के लिए वज़ीर आला ने भी जम्मू से श्रीनगर खुद गाड़ी चलाई और सिचुएशन क्या रही, और उसके बाद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भी तस्दीक की, तस्वीरें साथ में शेयर की कि सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सोच समझ कर जरा सफर करें, एक उस तरफ इशारा किया। दूसरा, आज का दिन तकरीबन 3 से 4 बजे तक महकमा मौसमियात की तरफ से और इसके अलावा जो इंडिपेंडेंटली लोग काम करते हैं, वेदर प्रेडिक्शंस जिनकी तरफ से आती हैं, उनके मुताबिक 3 से 4 बजे तक आज मौसम इसी तरीके का रहेगा। हल्की बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। फिर जाकर कल यानी 29, 30 और 31 तारीख तक मौसम खुश्क रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी से नए साल का आगाज फिर से बर्फबारी के एक और स्पेल के साथ होगा और 4 जनवरी तक इसी तरीके से 1, 2, 3 और 4 जन को बर्फबारी और बारिशों का एक और सिलसिला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज अगर आप स्टूडेंट हैं तो जिनके एग्जाम्स आज थे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने फैसला ले लिया है, कल ही कंफर्मेशन कर दी गई है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के मातहत आने वाले कॉलेजेस हों या कश्मीर यूनिवर्सिटी के मातहत चलने वाले इदारे हों, कॉलेजेस हों, एसोसिएटेड कॉलेजेस हों, सब में आज का इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है और नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया है। उसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा। अगर अभी जो हमारे पास एदाद शुमार आ रहे हैं वो ये है कि दमहाल, हांजीपुरा, कुलगाम जो साउथ कश्मीर है, तकरीबन 2.5 फुट के आसपास बर्फ वहां पर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से मेन टाउन जो अनंतनाग है, 1.5 फुट के आसपास बर्फ वहां रिकॉर्ड की गई है। कुलगाम के अंदर तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। काजीगुंड के मकाम पर भी 2 फीट के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। खड़वनी का इलाका तकरीबन 2 फीट के आसपास वहां पर भी बर्फ है। शोपियां के अंदर 1.5 फुट के आसपास बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अच्छा बल्क पर 1.8 फीट यानी 1.5 फुट से ऊपर बर्फ रिकॉर्ड की गई है। पामपोर मैदानी इलाका जो है जी 1 फुट के आसपास, बिजबेहरा में 1.5 फुट और सल्लर पहलगाम के आसपास भी कोई 1.25 फुट के आसपास जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो नॉर्थ से भी जो है वो सामने अच्छा आ रही है। इशफाक, आपने टूरिस्ट की बात की थी तो टूरिस्ट की जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, जो मुश्किल वक्त में काम आए, शायद उससे बड़ा कोई आपका मददगार, उससे बड़ा शायद कोई आपका शुक्रगुजार जिसको आप कहेंगे नहीं हो सकता। ये तस्वीरें गुंड कंगन की हैं। मकामी कश्मीरी मुसलमान सामने आए, मकामी आबादी आगे आई उस वक्त जब हजारों गाड़ियां मुख्तलिफ हाईवेज के ऊपर फंसी थी और गुंड कंगन यानी जो सेंट्रल कश्मीर की तरफ टूरिस्ट जा रहे थे, वो लोग जब वहां पर फंसे तो सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से गुंड कंगन के लोग सामने आए। घरों के, मसाजिद के, दीगर जितने भी इबादत गाहें थी या जैसे जिसके पास पॉसिबल था उसने अपने दरवाजे खोल दिए और टूरिस्ट रात के वक्त यहाँ आराम करते हुए दिखाई दिए। उनकी जरा एक छोटी सी बात सुनाएंगे और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलना है। लेकिन मुश्किल वक्त में ये हर जगह की सूरत हाल नहीं है कि सयाह या जो टूरिस्ट हैं वो फंस जाएंगे। ये कुछ एक एरियाज हैं, अचानक से बर्फ हुई तो फिसलन की वजह से गाड़ियां एहतियाती तौर पर रोकनी पड़ी ताकि किसी हादसे से या जानी नुकसान से बचा जाए। गुंड कंगन के अंदर मकामी कश्मीरियों ने जिन लोगों को यहाँ पनाह दी, रात को रखा, अभी भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदों के पास मुख्तलिफ इलाकों में आपको लिए चलते हैं। हम कश्मीर घूमने के लिए आए हैं, महाराष्ट्र नागपुर से। हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, लेकिन हमको घर मिल गया। लेकिन हमारे जैसे ही बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मेरा सरकार से, शासन से निवेदन है कि उन लोगों को घर मिले और जल्दी से जल्दी मदद की जाए। धन्यवाद। आप कहाँ पर हो इस वक्त? इस वक्त हम सोनमर्ग और कंगन के दरमियान में हरिगंज में हो? जी ठीक, हमने यहाँ आपको सड़क से यहाँ ला के रखा है जी, हमारी मदद की गई है। हम लोगों को घर मिल गया, लेकिन बहुत से जो लोग हैं उनको नहीं मिली है। चलिए अब सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ आरिफ वहीद भी हैं, क्योंकि न सिर्फ मौसम कैसा है ये आपको बताना है बल्कि ये भी ज़रूरी है कि अगर अगले 5-6 घंटों में आप सफ़र करना चाहेंगे तो किन किन इलाकों में आप जा सकेंगे या जा सकते हैं, ज़रा इस पर भी मुकम्मल तफसीलात देते हैं। इरफान, ज़रा पहले बताइएगा श्रीनगर की सुबह सुबह की सूरत हाल क्या है? हम देख पा रहे हैं, जो ताज़ा तस्वीरें बताती हैं, बर्फ़ पड़ रही है। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के साथ साथ इस बात पर सबसे ज़्यादा तवज्जो है कि रवाबित मुतासिर मजीद ना हो, जिसमें फ़िज़ाई है, ज़मीनी राब्ता है। मुकम्मल तफसीलात क्या हैं दोनों एतबार से और मौसम अपडेट भी? देखिए आसिफ, जहां तक मौसम के साथ में बात करना चाहूंगा और मौसम को लेकर कल से ही हमने देखा कि दिन के 3 बजे से बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर में शुरू हुआ
और इस बीच हमने देखा कि शहर श्रीनगर का इम्पैक्ट स्नोफॉल को लेकर लगातार जारी है। यानी कल 3 बजे से लेकर पूरा अभी तक हम कह सकते हैं हल्की हल्की बर्फबारी, और ये बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इस बीच हम कह सकते हैं तकरीबन शहर श्रीनगर में 1 फुट के करीब जो है बर्फ जम गई है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हम देख रहे थे माइनस टेम्परेचर चल रहा था, नदी नाले मुंजमद हो गए थे, मगर उसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बर्फबारी की वजह से आज नदी नाले खुल गए और नलके वगैरह जो जाम हो गए थे उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। दूसरी जानिब अगर मैं इंटरनल आउटरनल लिंक्स या नेशनल हाईवे को लेकर बात करूंगा, अगर आप वाइड फ्रेम दिखाएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस वक्त यहाँ पर मैं नेशनल हाईवे पे ही मौजूद हूँ, जहां पर थोड़ी सी गाड़ियों की आवाजाही जो है वो दिखाई दे रही है, या कुछ चेन्स वगैरह जो है गाड़ियों में लगाई गई है, जिसकी वजह से इस वक्त गाड़ियों को जो है चलने फिरने की इजाजत है। मगर साथ ही साथ कल से ही हमने देखा कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट हो, एसएमसी हो या बाकी वो ऑन टॉस निकले। जिस तरीके से कल हमने देखा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिप्टी कमिश्नर कश्मीर के साथ जो अफसरान थे वो कल से ही शहर का दौरा करने निकले थे, और इससे पहले चीफ मिनिस्टर ने भी एक मीटिंग ली थी सेक्रेटरीट में, कहा था कि हार्श विंटर में लोगों को मुश्किलात ना आए। मगर कह सकते हैं कि इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और साथ ही साथ जी हाँ, इस वक्त इस बर्फीले मौसम को लेकर सयाह भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जबकि नए साल की आमद भी है, तो न्यू ईयर पर जो है गुलमर्ग को लेकर बात करें, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह एक्सट्रीम एक फ्लोरिश कह सकते हैं कि काफी एनवायरनमेंट एंटरटेनिंग है, क्योंकि अब तो बर्फबारी हो गई है। कल हमने देखा कि शहरी श्रीनगर के लाल ये चौक में भी अपडेट जो करें है हमें कि श्रीनगर में जो बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है, कल हमने देखा था कि 5 से 6 परवाजें मुअत्तल करनी पड़ी थी और फिर स्टैंड स्टिल पे सारा मामला चला गया था। अभी जो हमारे पास इतलात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल वो सुबह वाली परवाजें जो तकरीबन 10 बजे तक आनी है उनको रोक दिया गया है, वो डिले कर दी गई है या कैंसिल कर दी गई है। उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन है, अगर इसी तरीके की बर्फबारी हुई तो क्या परवाजें आ पाएंगी? देखिए, एज पर द शेड्यूल ऑफ एयरलाइंस अगर मैं बात करूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से जो है परवाजें कैंसिल हो रही है और तकरीबन 10 बजे तक कोई फ्लाइट नहीं आ रही है, क्योंकि रनवे पर काफी ज्यादा बर्फ है। और इस बीच अगर देखा जाए तो अगर मौसम ने इसी तरह से करवट ली और इसी तरह से बर्फबारी हुई तो कह सकते हैं कि लगातार फ्लाइट्स कैंसिल ही होगी, क्योंकि हर एक साल हमने देखा है कि जब आपके पास ATS या कई सारे LS सिस्टम्स जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है खासतौर पर एयरपोर्ट एविएशन के लिए, जो इस मौसम को कंट्रोल करता है, जो फॉरेन एयरलाइंस के साथ अगर मैं बात करूं बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो रहती है चीजें, अगर वो चीजें यहाँ पर भी रहती, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि थोड़ी सी बर्फबारी हो जाती है तो रनवे के मसाइल आ जाते हैं, ATS के मसाइल आ जाते हैं, LS के मसाइल आ जाते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से विजिबिलिटी डाउन है, तो विजिबिलिटी को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि एक अपडेट यही है कि 10 बजे तक फ्लाइट्स जो है सारी कैंसिल है और बाकी फ्लाइट जो है डिले, और बर्फबारी भी हो रही है। और अगर यह सिलसिला इसी तरह से लगातार जारी रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई परवाज कश्मीर आ जा पाए। इरफान, एक चीज फाइनली बताइएगा, शहर के अंदर चूंकि अभी बर्फ पड़ ही रही है, साथ साथ बहाली का काम, इंटरनल जो लिंक्स हैं उनको बहाल करने की कोशिश हम देख रहे थे, रात भर भी जारी थी, मैनुअल मशीनरी लगी थी, लेकिन क्या अभी ये मानकर चलें कि इंतजार करना होगा, या कोई है कि थोड़ा बहुत रास्ता खुले, थोड़ी सी हम देखें कि नकलो हरकत जो महदूद हो गई है वो थोड़ा सा दोबारा देखने को मिले, सरगर्मियां हों थोड़ी सी शुरू? देखिए, इंटरनल या आउटरनल लिंक्स को लेकर, रोड्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो कल से हमने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स के जो डिपार्टमेंट के लोग थे या SMC के लोग थे उनको ऑन टोज रखा था, और कल से हमने देखा कि एक लंबा जैम जो है वो फ्लाईओवर पर देखने को मिला, रामबाग फ्लाईओवर जो जहांगीर पे है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा फिसलन थी और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मगर जिस तरीके से रात भर बर्फबारी हुई है तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि नेशनल हाईवे पे हल्की हल्की गाड़ियां चल रही है, या थोड़ा सा जो है मैं कह सकता हूं कि आर्मी व्हीकल्स है या पुलिस की गाड़ियां हैं वो चल रही है। मगर जिस तरीके से मूवमेंट होती है वैसी मूवमेंट अभी दिखाई नहीं दे रही है, और मशीनरी भी जो है जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इन्हें अपलोड किया गया है वो ऑन टोज रहेंगी, तो नेशनल हाईवे पे अभी मशीन्स वगैरह नहीं दिख रही है। मगर हाँ, कल से हमने ये देखा कि तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से थी। इंटरनल रोड्स जो है वो अभी बंद पड़े हैं, आवाजाही लोगों की नहीं ज्यादा दिख रही है, और वैसे भी बर्फबारी हो रही है, और ये सिचुएशन आगे कितनी बढ़ेगी वो देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, दिन में जरूर आपके पास लौटेंगे। नॉर्थ कश्मीर चलते हैं, साहिल शमीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साहिल, आपके इलाके की सूरत हाल क्या है, और जो बालाई इलाके मुकम्मल तौर पर जिनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है गुज़श्ता 24 घंटों में, बहाली का कोई इम्कान नजर आ रहा है, या फिर अभी जिस हिसाब का मौसम है शायद अभी इंतजार करना पड़ सकता है? एग्जैक्टली इस वक्त क्या सिचुएशन है और इंतजामी सतह पर जो इकदाम अब तक किए गए?
जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है वादी कश्मीर के साथ साथ सरहदी जिले कुपवाड़ा में जो है कल शाम के करीब जो है मैन टाउन के इलाके में जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो है बर्फबारी हुई है क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मैन टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, मैन टाउन में 1 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है अभी तक। लेकिन जो दूर दराज गाँव है वहाँ पर 2 से 3 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे जिसमें साधना टाप, केरन, मच्छल, जुमगढ़ या बाकी जितने भी दीगर बॉर्डर इलाके हैं वो अभी जो है जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं क्योंकि वहां पर जो है तकरीबन 2 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है। और आमदोरफ्त के लिए फिलहाल जो है सड़कें बंद है क्योंकि वहां पर जो है अभी पहले भी बर्फ गिरी थी और आज भी जो है 2 फुट के करीब बर्फ जो है वो जमा हो गई है। लेकिन जो मेन टाउन कुपवाड़ा है यहाँ पर जो है 1 इंच से कम ही जो है बर्फ यहाँ पर इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, लेकिन यहाँ पर उतनी बर्फ नहीं हुई है। लेकिन सर्दी में जो है जिस तरह से यहाँ पर सर्दी की लहर बहुत तेजी से हुई थी, यहाँ के नल वगैरह जो जमे हुए थे, लेकिन उससे जो है लोगों को राहत यहाँ पर जरूर मिली है। जी आसिफ, ना दर्जे की बर्फबारी हो रही है, लेकिन जब हम कुपवाड़ा जिले में आ रहे हैं जहां पर आप अभी रिपोर्ट करें, यहां पर लगभग बर्फबारी तो नहीं है। रात भर किस तरीके का मौसम, क्या रात भर बर्फबारी हुई थी? जी गौर साहब, मैं आपको बता दूं कि रात भर जो है हल्की सी यहाँ पर बर्फबारी हुई। जो जिस तरह से मेन टाउन कुपवाड़ा में की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1 इंच से कम यहाँ पर जो है बर्फ इस वक्त जमा हुई है। लेकिन बर्फबारी इस वक्त भी नहीं हो रही है। मौसम अब्र आलूदा जरूर है लेकिन बर्फबारी नहीं है इस वक्त, क्योंकि कल शाम देर गए जो है यहाँ पर थोड़ी सी बर्फबारी हुई थी। तो अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे वहाँ पर 2 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है। लेकिन इस सिलसिले में जो है जिला इंतजामिया जो है वो पहले से ही मुतहरिक हो चुकी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रूफ रहमान साहब ने जो है कल ही एक रिव्यू मीटिंग ली है और कंट्रोल रूम जो है बाज़ाब्ता तौर कायम किए गए हैं। खासकर जो बॉर्डर इलाकों में जिस तरह से एक सर्वे के तहत जो है गवर्नमेंट को, जिला इंतजामिया को एक रिकॉर्ड दिया गया था कितनी दर्द ज़ेह में मुब्तला औरतें हैं, हामला खातून हैं, उनको जो है पहले से ही उन इलाकों से जो है कुपवाड़ा की तरफ जो है वो लाया गया है। जी जरा बाकी नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। आरिफ वहीद हमारे साथ हैं, सलीम वानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद बाकी नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। आरिफ वहीद, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का आप अपडेट मिल रहा है कि फिलहाल बंद है, टनल के इस तरफ की सूरत हाल क्या है? कोई इम्कान रास्ता आज खुलने का, मुकम्मल तौर क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर बर्फबारी के चलते जो है लोगों के चेहरों के अंदर खुशी का माहौल है, वहीं पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे कल शाम तक जो है वो गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। उसके बाद जब बर्फ का मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया और बनिहाल से लेकर नवयुगा काजीगुंड टनल तक जो है गाड़ियों की स्लिपरी मूवमेंट की वजह से जो है कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और इसी तरह से वादी की उस साइड में जो काजीगुंड का साइड है, नवयुगा काजीगुंड टनल का, तो वहां पर भी उसी तर्ज का जो माहौल था उसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है गाड़ियों को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। कल रात देर गए तक जो कुछ पैसेंजर गाड़ियां यहाँ बनिहाल या रामबन के सेक्टर में या बनिहाल की मैं बात करूं तो उन्होंने होटलों का रुख किया और रात भर जो है कई इंच और बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। तो लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे यहाँ पर मुसलसल जो है ट्रैफिक अभी तक भी बंद है। अगरचे मैन मशीनरी को बरोकार लाया गया, लेकिन अभी भी इस समय भी अगर बात करें तो हल्की जो है जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी इस समय भी हो रही है और बनिहाल टाउन के साथ में जो है इस समय हल्की बर्फबारी। वही कल खबर ये आई थी ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कमोबेश 350 माल बरदार गाड़ियां यानी ट्रक्स खड़ी हैं, इसके साथ साथ पैसेंजर व्हीकल्स खड़े हैं। तो क्या आज इम्कान है कि पैसेंजर व्हीकल्स को थ्रू किया जाए अगर मौसम का मिजाज सही रहा? आपका मानना है कि अभी तक भी ट्रैफिक की नकल को रोक दिया गया है, तो कब तक यह मुमकिन है? आपका मानना है कि अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, लेकिन आप जहां खड़े हैं बानिहाल में, यहाँ मतला बरालूद जरूर है लेकिन बर्फ नहीं पड़ रही है, तो क्या ये इम्कान है कि थोड़ी देर में इन दरमानदा पैसेंजर व्हीकल्स को चलने की इजाजत होगी? जी बिल्कुल गौर साहब, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो नवयुगा काजीगुंड टनल की जो मेंटेनेंस जो कंपनी है जिनको ये रोड रेस्टोरेशन का काम दिया जाता है, तो अगर हम देखें तो कल शाम तक उन्होंने जो नमक वगैरह जो आयोडाइज नमक का इस्तेमाल किया ताकि ये जो स्लिप वाले एरियाज है इनको बेहतर किया जाए। हालांकि बर्फबारी जो है तकरीबन 6 इंच से ज्यादा नहीं है बनिहाल टाउन से लेकर टूर जो काजीगुंड का जो इलाका है,
लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो काजीगुंड साइड में भी जो है यहाँ पर मैन मशीनरी को कल भी बरोकार लाया गया था, लेकिन स्लिप की वजह से जो है कौमी शाहरा पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पर मैन मशीनरी को बरोकार लाया गया, लेकिन ओके मौसम भाई, के मिजाज अगर थैंक इस यू, वक्त की थैंक यू बात भाई। करें चलिए, राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम बाकी नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से हमें नुमाइंदे ज्वाइन कर रहे हैं। तस्वीरें श्रीनगर से, सेंट्रल कश्मीर के इन इलाकों से साउथ और नॉर्थ कश्मीर तक आपको दिखा रहे हैं। जो लद्दाख और वादी कश्मीर को जोड़ने वाली हाईवे है वो भी मुकम्मल तौर बंद है। आरिफ भी तफसीलात दे रहे थे, दोबारा उनके पास चलेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सलीम वानी भी है, इशफाक के पास भी चलेंगे हम। टंगमर्ग से हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम, सेंट्रल कश्मीर के इस बालाई हिस्से के अंदर इस वक्त की सूरत हाल क्या है? रात से काफ़ी खबरें आई थी कि बर्फबारी के बीच मुसाफिर बड़ी तादाद में दरमांदा थे। एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर जिन एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक जाम या जो दरमांदगी का एक सिलसिला था वो ख़त्म हो सका है? और एरिया के अंदर ओवरऑल मौसम इस वक्त कैसा है, जहां पर दो खित्तों को अहम तरीन जोड़ने वाली शाहरा भी बंद थी? देखो आसिफ, कल शाम बाद दोपहर जो मौसम ने करवट ली, पूरे कश्मीर को अपनी बर्फबारी की लपेट में लिया और चारों तरफ बर्फबारी का जो मौसम स्टार्ट हुआ, वही कारण है कि जो श्रीनगर लेह हाईवे को कल 2 बजे के बाद ही बीआरओ ने रेड सिग्नल दिया, क्योंकि 2 बजे के करीब ही जोजिला में बर्फबारी स्टार्ट हुई। उसके तुरंत में जो बीआरओ ने रेड सिग्नल दी, उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने एक एडवाइजरी भी जारी की और श्रीनगर लेह हाईवे शाहरा पे जो ट्रैफिक था उसको सस्पेंड किया गया है दोनों तरफ से, चाहे आप द्रास की तरफ से चाहे सोनमर्ग की तरफ से। उसके बाद जो सोनमर्ग में शाम को आपने एक अलग सा माहौल देखा कि सोनमर्ग जो टूरिस्ट सयाह पिकनिक के लिए गए थे या वहाँ पे सैर तफरी के लिए गए थे, उनको जब शाम को वापस निकलने के टाइम उनको काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। जब उनको हंग पार्क के करीब वहां पे उनकी गाड़ियां फंस गई, स्लिप हो गई और उनके बहुत सारी गाड़ियां हैं जो नालियों में गई, जिनकी स्लिप की वजह से वो नालियों में गई। उनके बाद रेस्क्यू, लेकिन गांधरबल पुलिस बीआरओ 122 आरसीसी ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया कल शाम को ही 6 बजे के करीब, जो पूरी रात 12-1 बजे तक चला। और गोंड कुलन के जो आवाम है उन्होंने कल पूरे सड़क पे वो आए थे, जो टूरिस्ट थे वो जो सोनमर्ग में, कुलन में, गुंड में, गगनगेर में फंसे थे, उनको वो मेहमान नवाजी के लिए घर लेने के लिए तैयार भी थे। और कुछ सयाह वहां पे भी गए जो रात को यहाँ पे लोकल घरों में रुक गए, क्योंकि रात भर जो 1 बजे के करीब 1:30 बजे के करीब जो रेस्क्यू चल रहा था, वो गाड़ियां जो फंसी थी वहां पे सड़क पे, क्योंकि काफी सारा वहां पे कोहरा लगा था। क्योंकि जो अभी इस टाइम भी मेरे पीछे आपने देखा कि बर्फबारी दोबारा स्टार्ट हुई और सोनमर्ग में भी इस टाइम बर्फबारी हो रही है। और कल एक ये चीज है कि जो हमारी यहाँ पे जड मोड़ टनल है, गगनगेर टनल, पिछले 2 साल से यही कहा जाता है कि टनल का एक ट्यूब तैयार है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर सब लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा, खासकर विंटर सेशन में। और कल जब ये माहौल वहां पे पैदा हुआ, उसको खोलने के लिए काफी टाइम लग गया। उसका डिसीजन लेना था, उसके लिए काफी टाइम लग गया। वही कारण है कि अच्छा, अब सलीम ये बताइएगा, सोनमर्ग के अंदर ये तो तैयारी थी कि अब 12 महीने इस जगह को ओपन रखा जाएगा, क्या वो पॉसिबल है? दूसरा, अभी ये जो 2 खित्तों का मुकम्मल तौर पर कनेक्शन कटा है, बहाली में सड़कें साफ होना, जब तक बर्फ रुकती है ये जो ट्रैफिक को थ्रू कर पाना, कितना एक मजीद वक्त लग सकता है? जिस हिसाब का मौसम है शायद इंतजार लंबा हो सकता है। जी, एक ट्यूब बिल्कुल तैयार है, लेकिन 2 साल से यही आपने देखा कि 2 साल पहले जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे पीके पोली साहब, उसने एक दिन यही कहा था, गुलिस्तान न्यूज से बात करते कि 4 दिन में हम टनल को खोल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस चीज का इंतजार था। 1.5 महीने पहले यही कहा गया था इस बार जो विंटर सेशन है, इस बार टनल के लिए टूरिस्ट या लोकल लोग या होटलर्स वो टनल से ही जाएंगे। और कल शाम की बात मैं करता हूं, जब टनल का ट्यूब इस टाइम जिसमें इमरजेंसी थी, जिसमें काफी सारी गाड़ियां, तकरीबन 100 से 150 गाड़ियां जो अटक गई थी वहां पे सोनमर्ग पार्क में, काफी टाइम लग गया डिसीजन लेने में। उसके बाद जब टनल का ट्यूब यूज किया गया तो गाड़ियां वहां से निकाल दी गई। यहाँ पे जो टनल का ट्यूब है, होटलर्स है, सबकी डिमांड है कि टनल का ट्यूब अगर चलेगा तो वही एक यहाँ है कि सोनमर्ग 12 महीने खुला रह सकती है। अदरवाइज जो हंग को साफ करना, या तो खुदा ना करे किसी टाइम कोई बड़ा हादसा हो सकता है और उसके बाद जो प्रशासन फैसला लेगी उसका कोई फायदा नहीं है। और कल
बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन किया, तफसीलात दी, तस्वीरें साथ साथ आप देखेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे तो क्या ट्रेन के जरिए आप सफर कर सकेंगे या नहीं, सुबह की जो परवाजें मनसूख हुई हैं मजीद उसमें अपडेट्स आ रहे हैं, वो साथ साथ आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पहले से जहां बिजली सप्लाई मुतासिर होने की खबरें मौसूल हो रही थी, अलग अलग इलाकों के अंदर सूरत हाल क्या है, महकमे की तरफ से भी इस पर एक डिटेल तबसरा आया, जरा वो भी आपके सामने रखना है। और दीगर कुछ मामलात भी हैं, ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका, प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। प्रोग्राम में मौसम के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, शुरुआत प्रोग्राम की इसी खबर के साथ हुई थी। जरा एक और अपडेट बताते चलें। खराब मौसम के बीच जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शाहराएं बंद हुई हैं, सड़कें बंद हैं, वहीं सुबह सुबह जो इतलात मौसूल हो रही है कि कश्मीर में रेल खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बारामूला से बनिहाल तक आने वाली ट्रेन सर्विसेज सुबह से नहीं चल सकी और दोपहर तक शायद यही सिचुएशन रहे, क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर बर्फ काफ़ी ज़्यादा है और साफ करना या बहाली के अमल में वक्त लग सकता है। और फिसलन की वजह से भी रेल सर्विसेज को अभी तक ग्रीन सिग्नल सुबह सुबह इशफाक नहीं मिल सका है। बिल्कुल रियासती जो नॉर्दर्न रेलवे के जो जिम्मेदारान हैं उनका मानना है कि 1 बजे तक सूरत हाल को देखा जाएगा। उसके बाद लोकोमोटिव इक्विपमेंट्स जो स्नो कटर है वो मशीन के आगे लगाया जाएगा ताकि ट्रैक को क्लियर किया जाए। और अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि क्या रेल सर्विस को बहाल करना है या नहीं। क्योंकि अभी भी जब हम पुलवामा की बात करते हैं, जब हम अनंतनाग की बात करते हैं, श्रीनगर ज़िले की बात करते हैं, बड़गाम ज़िले की बात करते हैं,
तो बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैक पर कोई हादसा ना हो। उस हादसे को देखते हुए फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि जनाब रेल सर्विस को 1 बजे तक रोक दिया जाएगा। 1 बजे ट्रैक को साफ करने के लिए जो खुसूसी आला इंजन को लगता है वो लगाया जाएगा। पहले ट्रैक को पूरी तरह क्लियर किया जाएगा, जिसके बाद ही ट्रेन सर्विस को आगे बढ़ने की इजाज़त होगी। इरशाद हमारे साथ बारामूला से ज्वाइन करेंगे और फिर सीधे जरा पीर पंचाल की भी खबर आपको बताते चले, क्योंकि जो लोग मुगल शाहरा से जाना चाहते हैं और दीगर सूरत हाल देखना चाहते हैं वहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन है, आकाश मलिक भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद, फटाफट से नॉर्थ कश्मीर में अभी शमीम बता रहे थे कि जनाब मौसम अवर आलूद है और इस बीच रात भर बर्फबारी हुई है, लेकिन जब हम जिला बारामूला की बात करते हैं और खबर यह है कि काजीगुंड बारामूला वाली रेल लाइन पर आज ट्रेन नहीं चलेगी। सूरत हाल अभी मौसम की किस तरीके की है, क्या कौमी शाहरा पर बर्फ हटाया गया है और किस तरीके का मौसम है अभी? बिल्कुल, अगर जो हम नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे कल दोपहर के बाद जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और हम इस वक्त भी बर्फबारी मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, चाहे हम बारामूला के साथ साथ सोपोर, रफियाबाद या बुनियार के अपर रीचेस के इलाके की बात करें या हम उड़ी के अपर रीचेस इलाकों की बात करें जहाँ पे इस वक्त जम के जो है बर्फबारी हो रही है। और देखा जाए इससे पहले आज से चंद दिन पहले जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक रिव्यू मीटिंग ले ली, किस तरीके से जो है ऑफिसरों को हिदायत दी गई किस तरीके से जो है यहाँ पे बर्फ उठाना है जब यहाँ पे बर्फबारी होगी। और देखा जाए यहाँ पे उस तरह का माकूल इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं, खुसूसन अगर हम नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें या दीगर लिंक रोडों के हवाले से बात करें, मामूली तौर पर जो है हल्के तौर पर ऊपर से बर्फ उठाई गई, मगर फिसलन की वजह से काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कल जब यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हुई उसके बाद जो है फिसलन काफी थी और पाटन से लेकर बारामूला तक काफी जाम रहा। और फिर बाद में जो है डिप्टी कमिश्नर बारामूला वो खुद भी निकले थे, हालांकि इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ साथ चाहे हम SHO साहिबान है चाहे DIOs हैं वो खुद निकले, हालांकि उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है उस ट्रैफिक जाम को खोला। और इसके साथ साथ देखा जाए क्योंकि बिजली जो है मुतासर रहती है हर वक्त, कल से जब यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हुई तो आज रात को यहाँ पे बिजली नहीं थी, चाहे हम बारामूला टाउन के हवाले से बात करें, क्योंकि उम्मन ये देखा जाता है अगर मामूली तौर पर बारिशें होती है या बर्फबारी होती है उसके बाद जो है बिजली गुल रहती है। और इस वक्त भी बिजली नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं जो तीमारदारों की बात करें उनको भी काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे हम यहाँ पे जो एसेंशियल सर्विस के हवाले से बात करें, हालांकि उन लाइनों में जो है ये लाइट नहीं है। और देखा जाए अब आने वाले वक्त में यानी कि अगर और यहाँ पे बर्फबारी होगी तो हम लोगों का ये कहना है कि और भी मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगे। देखा जाए इस वक्त भी जम के जो है बर्फबारी हो रही है, ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तकरीबन 5-6 इंच से ज्यादा जो है वो बर्फ जो है वो अभी तक जो है रिकॉर्ड की गई। चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 2 से 2.5 फीट ज्वाइन करने के लिए फिलहाल जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और कल रात से लगातार हम देख रहे हैं कि शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद मकामात पर इसी तरीके की बर्फबारी जो है वो हो रही है। तमाम कुपवारा आते आते इस सूरत हाल में एक तब्दीली है जहां पर रात भर बर्फबारी हुई लेकिन आज सुबह सुबह बर्फ नहीं थी, लेकिन श्रीनगर से एयरपोर्ट आने वाली गाड़ियों को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ रहा। सीधे चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब बर्फबारी के हवाले से, लेकिन फटाफट से जनाब बिजली की सूरत हाल से भी आपको अपडेट करें। बर्फबारी क्या थोड़ी सी हुई, लेकिन बिजली की आंख मचोली वादी भर के अंदर शुरू हुई है। न सिर्फ वादी के अंदर बल्कि जम्मू के भी बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों के बाद कल रात से बिजली गायब है। और फिलहाल जो एदाद शुमार हमारे पास है वो कल कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे आप KPDCL कहते हैं, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि 3% 11 kV लाइनें जो थी सोबा कश्मीर की वो स्नोफॉल की वजह से डिस्टर्ब रही है और उन्हें रेस्टोर करने का काम रात देर गए तक जारी था। 11 kV के तकरीबन 37 फीडर्स डाउन थे, जिसकी वजह से अक्सर इलाकों के अंदर बिजली ना के बराबर थी, क्योंकि रात भर बर्फबारी हो रही थी। और आज सुबह से माना जा रहा है कि KPDCL के जो अरकान हैं, जो फील्ड का अमला है, वो लगातार ऑन टोज है ताकि बिजली को रेस्टोर किया जा सके। इस बीच रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, सूबाई कमिश्नर कश्मीर समेत कल मुतअद्दिद अफसरान ने रात देर गए भी एक आला सतही इजलास बुलाया था, जिस इजलास के अंदर बिजली की सप्लाई सिचुएशन पर तबादला ख्याल किया गया
किस तरीके से इसको रेस्टोर पूरी तौर पर किया जाए, उस पर हंगामी इकदाम उठाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और अगर आज मतला अबर आलूद रहा लेकिन बर्फबारी नहीं हुई तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 10-11 बजे तक लगभग सारी चीजें जो है वो रेस्टोर हो सकती है। तमाम रात भर इमरजेंसी सर्विसेज को रेस्टोर रखा गया, उन्हें बिजली फराहम की गई और ये हंगामी बुनियादों पर तमाम अस्पतालों और दीगर मकामात को बिजली सप्लाई जो फराहम की गई है। तमाम अभी भी मुतअद्दिद इलाके शहर और गाँव देहात के हैं जहाँ पर बिजली ना के बराबर है, यानी कल चली गई है, आएगी कब अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं है। इसी तरीके से सूबा कश्मीर में के बाद जम्मू की जब आप बात करते हैं तो कल रात से लगातार बारिशों का सिलसिला है और रात देर के मुतअद्दिद मकामात पर बिजली चली गई है, जिसके बाद JBDCL ने भी अभी तक बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने में कोई भी बयान जारी नहीं किया है। तो ये थी बात जनाब बिजली के बहरान की जो आपके सामने हमने रखा और मौसम का मिजाज आपको पल पल का अपडेट इस पर हम जरूर करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं कटरा की, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की, जहां पर हजारों लोग इस साल के आखिर पर आने वाले थे और लाखों लोग जो है वो दर्शन के लिए आते हैं हर दिन और हर साल ये सिलसिला बढ़ता है। लेकिन पिछले 72 घंटों के दौरान वहां पर एहतजाज चल रहा है और रोपवे के बीच जहां कल आखिरी दिन एहतजाज का था, वहीं पर संघर्ष समिति ने इस एहतजाज को मजीद आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इंतजामिया, श्राइन बोर्ड और संघर्ष समिति के बीच तालमेल न होने की इतलात और खबरें भी सामने आई है। बड़ी खबर कि कटरा रोपवे मामले पर एहतजाज बदस्तूर जारी है, शटडाउन आज भी कटरा के अंदर रहेगा और एक बार फिर लगभग 72 घंटे का ऐलान रात देर गए कर दिया गया है, जिसमें यह कहा दिया गया है कि 3 दिन तक मजीद कटरा के अंदर पोनी वाले, होटल वाले, पालकी वाले और तमाम कारोबारी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। इस बीच हंगर स्ट्राइक पर जो नौजवान कटरा के बैठे थे उसमें मजीद तोसी हो रही है, उसमें मजीद लोग आ रहे हैं, जिसके बाद ये भूख हड़ताल का जो न थमने वाला सिलसिला कटरा के अंदर है ये भी लगातार जारी है। संघर्ष समिति की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि इंतजामिया की तरफ से अभी तक भी समिति के जिम्मेदारों के साथ कोई भी बातचीत नहीं की गई है, जिसकी वजह से जायरीन जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो माता के दरबार में आना चाहते हैं, उन्हें गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है और इसकी तमाम जिम्मेदारियां जो है वो श्राइन बोर्ड पर है। इस बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बोर्ड ने खुसूसी इंतजामात किए हैं ताकि जो लोग यहाँ यात्रा के लिए आए उन्हें किसी तरीके की कोई मुश्किल ना हो। और याद रखिएगा, ताराकोट मार्ग से ऊपर तक ये 12 किलोमीटर का जो ट्रैक है, इस पर 250 करोड़ रुपए से रोपवे बनने जा रहा है, एक गंडोला लगाने की कोशिश की जा रही है। जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये सुविधा जो है, ये जो फैसिलिटी है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होंगी, बच्चों के लिए होंगी या उन लोगों के लिए होगी जो इस यात्रा पर चल नहीं पाते हैं, घोड़े पर, पालकी पर नहीं आ पाते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली। क्योंकि बाकी मानदा जो घोड़ेबान है, पालकी वाले, वो अपना काम भी जारी रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज का न थमने वाला सिलसिला कटरा के अंदर शुरू हो गया है। इस बीच मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कटरा बंद और कटरा की संघर्ष समिति को सपोर्ट देने का भी ऐलान किया है, जिसके बाद सूरत हाल मजीद अबतर होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पुलिस का मानना है कि एहतजाज पुरअमन है और तमाम सूरत हाल पर नजर भी रखी जा रही है। और याद रखिएगा, हर साल आखिर पर यानी 31 तारीख को हर साल हजारों की तादाद में लोग माता के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं। अब की बार सारी नजरें श्राइन बोर्ड, इंतजामिया और संघर्ष समिति पर है कि क्या ये तातुल खत्म होगा या कंटिन्यू जारी रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हुई कि जब दोबारा से हड़ताल का ऐलान किया गया कि 72 घंटे इसमें तोसी की जाएगी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिम्मेदारान भी जम्मू से गए, बशमूल सदर, जिन्होंने एक तो मुतालबात के हक में भी बात कहीं ना कहीं कर दी, दूसरी ये कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, अगर सरकार चाहती है, अथॉरिटीज चाहती हैं, श्राइन बोर्ड चाहता है कि बातचीत होती रहे, तो कहा उसके लिए पहली शर्त ये होगी कि उन तमाम लोगों को छोड़ा जाए जो पकड़े गए हैं। सोहन कोहली के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो जिम्मेदारान मुलाकात के लिए गए थे, जिनमें अरुण गुप्ता सदर भी थे, बाकी लोग भी थे, एक छोटी सी बात उनका मौकिफ क्या था, सीधा उसके बाद सोहन कोहली के पास। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि अनकंडीशनल रिलीज ऑफ संघर्ष समिति मेंबर्स इज मस्ट एंड फर्स्ट कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिचुएशन। संघर्ष समिति के लोगों को बाहर निकालना ये पहली बात है और उन्हें बाहर आना चाहिए। ये हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट डिसीजन लेना चाहिए। देखें, हम तो डे वन से संघर्ष समिति के साथ हैं और हम तो
क्योंकि कटरा के वासी हैं तो हमारा तो मेन एक रोल है। आपके माध्यम से जितने लोगों को अंदर किया गया हम उससे कंडेम करते हैं, और कोई भी एजिटेशन अगर आप सोचेंगे कि कुछ एक के लोगों पास को चलेंगे, सीधा हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ कटरा से हैं। सोहन, ये जो डेवलपमेंट हुई है, क्या कल चूंकि हड़ताल एक तरह से खत्म हो जानी थी, 72 घंटे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन इन सब के बीच में ये जो खबर अचानक से आती है कि दोबारा फैसला कर लिया गया और 72 घंटे हड़ताल रहेगी, इस दौरान क्या डेवलपमेंट्स हुई? कोई बातचीत की कोशिश हुई, कोई रास्ता निकालने की कोशिश हुई जो शायद नाकाम होता दिखाई दिया? सोहन, ये चीज सोहन, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी, अगर मेरा सवाल सुन पाए हैं तो बताएं इस वक्त की सिचुएशन। कल तक जो पूरी स्ट्राइक थी, स्ट्राइक पूरा जितना भी कटरा था सब बंद था, मगर कल 72 घंटे पूरे होने के बावजूद भी कोई भी हाई अथॉरिटी उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंची। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे बच्चे जो जंग यूथ हैं वो अनशन पे बैठे थे, कुछ लोग बीमार भी हो गए, उनको रात को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इतनी ठंड है, इतनी बारिश में भी वो अनशन में बैठे हैं, मगर हाई अथॉरिटी का श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी उनके पास बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। उसके चलते ही कल से जो है 72 घंटे के लिए और बढ़ा दी गई है स्ट्राइक। अभी देखना यह है कि श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोहन, हम देखते हैं कि हर साल जब नववर्ष होता है, नया साल होता है, तो हजारों की तादाद में भक्त जो है वो माता के दरबार में आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं। अब की बार सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है, 72 घंटे मतलब सिचुएशन एंटायरली बाहर है। इस बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से अरेंजमेंट्स क्या कुछ किए गए हैं, और क्या हेलीकॉप्टर सर्विसेज चल रही हैं ताकि यात्री अगर वहां से जाना चाहते हैं वो जा पाए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जितनी भी सर्विस है वो सारी सुचारू रूप से चल रही हैं, मगर जो प्राइवेट है, जहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जितनी भी दुकानें हैं उनकी, वो जितनी भी दुकानें हैं, गाड़ियां हैं, जो भी रेडी फड़ी है, सब बंद करके हड़ताल पे हैं। मगर श्राइन बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और जो उनकी वहाँ पे ऊपर भवन में दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं को भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। नए साल के ऊपर हर किसी की मंशा रहती है कि नया साल जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से शुरू किया जाए, मगर श्रद्धालु जब कटरा में पहुंच रहे तो उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी क्या लगता है कि क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्टी कमिश्नर साहब कोई बातचीत के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि कल भी खबर आ रही थी कि शायद ये जो संघर्ष समितियां, उनके लीडरों के साथ बातचीत होगी। जी बिल्कुल, डिपकाम की तरफ से उनको एक मैसेज आया था कि आपकी बैठक टेबल टॉक करवाते हैं जिससे कोई रास्ता निकल सके, मगर संघर्ष कमेटी का ये साफ तौर पे ये कहना था कि पहले जो हमारे लोग जो हिरासत में लिए हैं उनको छोड़ा जाए, क्योंकि संघर्ष कमेटी के जितने भी जो मेंबर थे, जो बात करने वाले थे, उनको सारे हिरासत में ले लिया। उनको ये साफ तौर पर कहना कि हम लोग हैं उनकी सपोर्टर में हैं, वो संघर्ष कमेटी को आपने जो हिरासत में लिया पहले जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, उसके बाद हम आपके। अच्छा, खबर ये भी है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है संघर्ष समिति के लोगों को, उनके खिलाफ जो पर्चे हैं वो बड़े जबरदस्त पर्चे हैं और मुख्तलिफ केसों में उनको उलझाया गया है वहां पर। जी बिल्कुल, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। जब उनसे बात करने की हमने बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना कि हम अपने हक के लिए पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे, जो कि लड़ाई एक लड़ रहे थे। हम पीसफुली जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर पुलिस की तरफ से हमारे ऊपर एक FIR लगा दी गई। FIR मतलब कि जैसे कि हम कोई क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, मगर उनको हिरासत में ले लिया। अगर हिरासत में उनको लेना था तो कोई हाउस अरेस्ट उनको करते या फिर कोई पुलिस लाइन में रखते, मगर उनको वहां पे रखा है जेल में, जहां पे कैदियों को रखा जाता है। एक फाइनल चीज ये भी बताइएगा, अब ये जो लोग आ रहे हैं कैसे चीजें मैनेज हो पा रही हैं, और क्या जब पूरी तरीके से मार्केट्स बंद है, भवन तक कामकाज पूरा ठप है, आने और ले जाने वाला कोई नहीं है, श्राइन बोर्ड काम कैसे चला रहा है? जो लोग अभी आ रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग्स कर दी हैं या दर्शन के लिए चले गए हैं, उनकी वापसी का भी रास्ता तय करना है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो रास्ता है वो सुचारू रूप से चालू है, वो चल रहा है पूरा। श्रद्धालु जो है जा रहे हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कत आ रही है क्योंकि रास्ते में ना पानी मिल रहा है उनको, ना खाने पीने की कोई चीज मिल रही है उनको। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, वो श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है।
बहुत चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कोई जी। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल की कोई लेकिन बड़ा सिचुएशन में। इंपॉर्टेंट ये है, जी। देखिए मुझे याद है जब गुलमर्ग के अंदर गंडोला की सर्विसेज शुरू हुई थी तो इसी तरीके का हंगामा था, और हंगामा इस तक था कि बहुत दिनों तक वहाँ भी बंद रहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब टेबल टॉक हुआ, समझाया गया, तो आज घोड़े वाले भी वहाँ पर है, टूर ऑपरेटर्स भी हैं और गंडोला वाले भी अपना काम कर रहे हैं, और किसी को शायद उतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ा। तो इस तरीके का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इसमें श्राइन बोर्ड को भी और जो संघर्ष समिति है उनको भी बैठकर ये देखना पड़ेगा कि आखिर किन लोगों के लिए ये रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है और क्यों ये बनाया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये किसका काउंटडाउन शुरू हो गया और क्या वाकई तौर पर रिपोर्ट टेबल होगी, एक बड़ा सवाल है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि ज़ाब्ते कानून तहरीर करने के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दोनों बड़ी खबरें छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। चलिए जनाब 9:30 बज रहे हैं जी, तो वक्त हो गया जी ज़रा डॉक्टर साहब के पास भी चलें, कुछ बातें करें, सेहत के हवाले से बात करें। और ये वो मौजू है जिसको लेकर हम मुसलसल पिछले कई दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। ये आम दोनों लफ्ज़ हमारी माशरे के अंदर है, एंटायर इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरे दुनिया में। जब आप घूमेंगे खंगालेंगे तो पता लगेगा कि किसी न किसी तरीके से कहा टैग किया जा रहा है कि ये जी डिप्रेशन का शिकार है, इसको एंजाइटी हुई है। और इस डिप्रेशन और एंजाइटी के भी जो अदाद शुमार पूरे मुल्क के हैं वो बड़े चौंका देने वाले हैं, क्योंकि इसमें स्कूल जाने वाले बच्चे, जो शायद माजी में ऐसा नहीं होता था लेकिन अब की बार ये भी आए हैं, वहाँ से लेकर बुज़ुर्ग तक
इस जुमरे में आए हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार में। लेकिन ये मर्ज है जिसका इलाज है। लेकिन अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो इसको एक और अंदाज में देखा जाए। अगर किसी को डिप्रेशन है तो माना जाए पागल हो गया जी, अब इसका कोई इलाज नहीं है। एंजाइटी है तो उसको भी उसी जुमरे में डाल देते हैं और बड़े रहम करम वाले मामला उसके साथ करने की कोशिश की जाती है। जबकि डॉक्टरों और मुआलिजीन का मानना है कि सूरत हाल ये है कि हमने जब भी इन पेशेंटों के साथ ट्रीट करना है तो हमने बड़े फराख दिलाना अंदाज में उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनकी बात को सुनना है और उन्हें मुआलिजीन तक लाना है। अब ये आम डॉक्टर नहीं होता है जी जो इसका इलाज कर सकता है, इसके लिए भी अपने अपने माहिरीन है। जैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए उस्ताद फिजिक्स का होना चाहिए, जर्नलिज्म पढ़ने के लिए उस्ताद जर्नलिज्म का होना चाहिए, मैथमेटिक्स को सीखने के लिए मैथमेटिक्स का उस्ताद होना चाहिए। और इसी तरीके से इन अमराज के लिए भी एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है जिनके पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर मंसूर साहब आज हमारे साथ है, HOD है जी GMC अनंतनाग के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मामला वर्ल्ड वाइड है लेकिन मैं इसको और शॉर्टन करके सिर्फ जम्मू कश्मीर के जाविये पर ले आता हूँ। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सूरत हाल ये है कि सबको लेबल किया जा रहा है कि ये डिप्रेशन का शिकार है। और जब भी हम ये लफ्ज़ सुनते हैं डिप्रेशन तो लगता है कि जनाब मामला तो ख़त्म हो गया, अब इसके बचने की शायद कमी उम्मीद है, ये तो पागल खाने ले जाना पड़ेगा या पागल डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। ये जो टैग लग रहा है, टैबो जिस तरीके से चल रहा है सोसाइटी के अंदर, ये कितना ख़तरनाक है? और क्या वाकई तौर पर यह बीमारी इतनी ख़तरनाक है जिससे हमें इतना डर लग रहा है डॉक्टर के पास ले जाने से भी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डिप्रेशन और एंजाइटी दुनिया भर में कॉमन है, ये नहीं कि कश्मीर में ही है। हर 8 में से 1 बंदे को डिप्रेशन या एंजाइटी होता है। जो कश्मीर की सर्वे थी कुछ करीबन 8-9 साल पहले, उसमें देखा गया लगभग 40% कश्मीरियों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी के मामलात रहते हैं। ये नहीं कि उनको तकलीफ है डिप्रेशन का, बट मामलात रहते हैं। हमारे कश्मीर का हाल थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, क्योंकि हमारे कुछ भी और भी मसाइल रहे पिछले 30-40 साल में, प्लस जो हमारे जियोग्राफिक मामलात है उससे भी थोड़ा हमारा मसला डिफरेंट रहता है। बट ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और एंजाइटी यही कॉमन है, हर जगह है। मगर डिप्रेशन और एंजाइटी से बिल्कुल डरना नहीं है लोगों को, क्योंकि एक आम सी तकलीफ है। कहते हैं कि हर इंसान को लाइफ में एक ना एक डिप्रेशन का एपिसोड हो ही जाता है, और अगर वो उसको कुछ भी ना करे वो खुद ही ठीक हो जाता है। लगभग 60-70% खुद ही ठीक हो जाते हैं 8 से 14 महीनों के बीच में। बट लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपना वक्त जाया करें। तो वही एक रीजन है कि इस चीज को बहुत जल्दी इलाज करने की जरूरत होती है। और अब डिप्रेशन और एंजाइटी इतना कॉमन है कि आजकल आप जो देखें किसी भी मुआलिज के पास, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, उनके पास 50 से 60% जो लोग एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उनका डिप्रेशन एंजाइटी ही होता है। और अच्छी बात है कि हमारे सब डॉक्टर साहब जो कश्मीर के हैं उनको इस बात का एक अंडरस्टैंडिंग है, इल्म है, वो इस चीज को मैनेज भी कर रहे हैं। बट जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं, जैसे वो केसेस जो 2 या 3 बार इलाज करने से ठीक नहीं हुए, बुजुर्गों के मामला, बच्चों के मामला, वैसे केसेस में उन डॉक्टर साहब का रोल थोड़ा कम रहता है और वहां पे साइकाट्रिस्ट को थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है, ताकि उस बच्चे या उस बुजुर्ग या उस रेजिस्टेंट पेशेंट को जिसको फर्क नहीं हो रहा उसको एक साइकाट्रिस्ट देखे। बाकी डिप्रेशन के मामला बहुत कॉमन है, वर्ल्ड ओवर 13% है। हमारे यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन रहा है जो कुछ साल पहले सर्वे हुई थी। अभी NHS की सर्वे 2 आ रही है, वो हो रही है इस टाइम पे, नेशन वाइड है। अगले 1 साल में जो नए एदाद शुमार है वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो काउंसलर्स का भी एक रोल है सोसाइटी के अंदर, वो कितना इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर को डील करने के लिए? काउंसलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट मैं कहूंगा कि ट्रेन्ड काउंसलर्स, हमारे पास ट्रेन्ड काउंसलर्स की अभी जो तादाद है बहुत कम है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक उससे ऊपर वाली लेवल है जो साइकोथेरेपीज देते हैं, उनकी तादाद तो बिल्कुल गिनी चुनी है। काउंसलर्स हमारे पास बहुत कम है अभी। उस सिमत में हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स है यहाँ, जैसे GMC श्रीनगर है, वो उसमें रिसोर्स को बढ़ा रहे हैं, मैन पावर रिसोर्स को बढ़ा रहे हैं। उस चीज को बढ़ाने की और जरूरत है। काउंसलर का अच्छा रोल रहता है, बट काउंसलर और साइकाट्रिस्ट का रोल रहता है कॉम्प्लीमेंट्री। लाइक साइकाट्रिस्ट एक काउंसलर को रिकमेंड करेगा, देन पर्सन शुड गो फॉर काउंसलिंग। बहुत दफा हम देखते हैं कि लोग कंटिन्यूसली काउंसलिंग कर रहे होते हैं, हालांकि उनकी तकलीफ ज्यादा होती है जहाँ पे दवाइयों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप पहले काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग से ठीक नहीं होगा फिर दवाई पे आएंगे, नहीं। यू शुड मीट अ डॉक्टर, यू शुड मीट अ साइकाट्रिस्ट,
बेहतर है कि आप अपने नियर बाई साइकाट्रिस्ट से मिले, उससे मशवरा ले ले, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको सिर्फ दवाइयों की जरूरत है, सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है, या दोनों चीजों की जरूरत है। अभी खुशाइंद बात यह है कि कश्मीर के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट JNK में हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अवेलेबल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज इन कंट्री। अगर आप देखें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इवन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी साइकाट्रिस्ट और क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट अवेलेबल है। सो पीपल शुड सीक हेल्प। काउंसलर्स का रोल हमेशा कम्प्लीमेंट्री रहेगा। काउंसलर्स हमें और चाहिए, वी वुड नीड टू ट्रेन मोर काउंसलर्स इन द फील्ड। ले काउंसलर्स हमारे पास बहुत हैं, उनको GMC श्रीनगर भी एक अच्छा काम कर रहा है कि उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको लेकर उनके स्किल्स को पॉलिश किया जा रहा है। दैट विल हेल्प अ लॉन्ग वे इन फ्यूचर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मुख्तलिफ हम देखते हैं उम्र के ज़ुमरों में 15 से 25, फिर 35 से 40 या 50 प्लस भी लोग हमने देखे। और आदादोशुमार को या रिपोर्ट्स को अगर सही माना जाए तो तहकीक से ये भी पता चला कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोग हैं, जो इसमें बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या नौजवान, तमाम लोग किसी न किसी तरीके से ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जहाँ उसको डिप्रेशन के साथ कनेक्ट किया जाता है। अलामात क्या सब में एक जैसी हैं, और कैसे पता चले कि घर का अगर बुजुर्ग, चाहे वो मर्द हो या खातून हो या फिर नौजवान कोई, कि डिप्रेशन का शिकार हो गया है? बड़ी आसानी के साथ पता करना हो, घर से इसकी शुरुआत करनी हो, कैसे ये चीज़ पता चले? कुछ अलामतें बिल्कुल कॉमन है, कुछ अलामतें बच्चों में अलग है और बुजुर्गों में। मैं मोटा मोटा बोलूंगा कि अगर एक इंसान जो अडल्ट है उसको पिछले 2-4 हफ्तों से रोजमर्रा की चीजों में मजा नहीं आ रहा है, एंजॉयबल चीज जो उसको पहले अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना, उसमें मजा नहीं आ रहा, बिना वजह के उसको मन उदास रह रहा है, बिना वजह के उसको अब खाने पीने में, दोस्तों के साथ खेलने में मन नहीं लग रहा है, बिना वजह के उसको अपने काम में मन नहीं लग रहा है, और बिना वजह के उसको कभी कभार जिंदगी खत्म करने या जिंदगी से ना हार जाने वाले आइडियाज आ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन का एक साइन होता है। ये डिप्रेशन यूजुअली जब 2 से 4 हफ्तों के ज्यादा रहे तो इसको इलाज करने की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों में थोड़ा डिफरेंट होता है, बच्चे ऐसे नहीं होते। बच्चों में यूजुअली डिप्रेशन के मामला होता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं जी। उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है, वो हर बात पे चिल्लाते रहते हैं। इसी तरह बुजुर्गों में इसमें डिफरेंट रहता है कि जो बुजुर्ग, खासकर अभी हमारे डिमेंशिया वाले बुजुर्ग थोड़ा ज्यादा है, तो उन बुजुर्गों में आप देखते हैं कि वो ज्यादा कुछ बोलते नहीं, बस थोड़ा हल्का फुल्का गुस्सा करेंगे, चुप रहेंगे, या कभी कभार वो क्या करेंगे कि वो जो उनके मामला रोजमर्रा की रूटीन है उनको छोड़ के साइड में बैठ जाते हैं। तो बच्चों और बुजुर्गों के मामला थोड़े डिफरेंट रहते हैं। बाकी एडल्ट्स में वही एक कॉमन प्रेजेंटेशन है कि 2-4 हफ्तों में आपको बिना रीजन के मायूसी हो, दिल की तंगी हो, परेशानी हो, तो यू शुड थिंक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिप्रेशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो अभी हमें कोई दोस्त भी लिख रहा है ऑनलाइन, वो कह रहा है कि क्या डिप्रेशन की वजह से जो हमारी ख्वातीन फोक है उनको सबसे ज़्यादा इंटरनल नुकसान होता है इसमें? बिकॉज वुमेन आर एट दे आर ए पिलर ऑफ सोसाइटी। अगर घर में एक बंदे का डिप्रेशन है, हस्बैंड इज फॉर एग्जांपल डिप्रेस्ड, तो वाइफ वुड फील इट, क्योंकि अल्टीमेटली जो उसका ब्रंट है, उसका जो साइको सोशल मामलात रहेंगे, क्योंकि वो मर्द अब काम नहीं कर रहा है या उस मर्द की वजह से वो घर में चिड़चिड़ा हो गया है, तो वो ब्रंट तो आएगा ही फीमेल्स को। और फीमेल्स में वैसे भी एंग्जाइटी के मामला थोड़े ज्यादा रहते हैं, इनका हार्मोनल प्रोफाइल ही ऐसा है कि इनमें मामला ज्यादा रहते हैं, तो फीमेल्स वुड बी एट दे वुड बी टेकिंग दीज सिम्टम्स मोर सीरियसली, चाहे उनके खुद के हो या किसी और के हो। तो डॉक्टर साहब, क्या रूटीन एक्सरसाइज और दीगर चीज़ों से इससे बचा जा सकता है, या मेडिकल एग्जामिनेशन ही एट द एंड ऑफ द डे इसका इलाज है? जो बाकी मामलात में, जैसे आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई भी आजकल की लाइफस्टाइल इलनेस है, जो उसमें एहतियात या तदाबीर है, वो डिप्रेशन एंजाइटी में भी काम करते हैं। जैसे आप एक फिक्स्ड हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन ले लें, आप हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले लें, आप एक्सरसाइज हमेशा करें, देन आप फेथ रिलीजन को अच्छी तरह अपनाएं, देन आप अपने रूटीन्स को फिक्स करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां आपको हेल्प की जरूरत हो आप हेल्प ले लें, चाहे वो एक काउंसलर हो, एक साइकाट्रिस्ट हो, मेडिकल प्रोफेशनल हो, या आपका कोई दोस्त है। जो रूटीन्स बाकी तकलीफों के लिए, वो रूटीन्स इनमें भी फॉलो किया जाए तो बहुत हद तक यू विल हैव अ कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कभी कभार लोग इन्हीं चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। दे आर लाइक कि अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग गुड डाइट, तो मुझे शायद डिप्रेशन ना हो। इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी आपको हेल्प की जरूरत लगती है, आप प्लीज सामने आ जाएं और टेक हेल्प। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी कश्मीरी में जब हम देखते हैं तो इसमें यहाँ जो पागल और बोझे नहीं सुन सब भला माँ से मिसिल कथी करा, ये कितना बड़ा खतरनाक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको जरूरत होती है अभी साइकाट्रिस्ट की, वो इसी वजह से शायद सामने नहीं आते हैं कि ये बड़ा एक स्टिग्मा है या लोग उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब समझने वाली बात है कि जो आपको 90 से 95% तकलीफ है मेंटल हेल्थ के, वो आम तकलीफों की तरह है। सिर्फ 2 से 4% ऐसे तकलीफ है जिसमें इंसान अपना दिमागी तवाजुन खो बैठता है, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं इशू पागल। वो 2 से 4% लोग होते हैं। हमारे ओपीडी में लगभग अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 2 पेशेंट एवरेज वैसे आते हैं। बाकी 90-95% आपके वही पेशेंट है जो यूजुअली बोलते हैं मैं हार्टस दो, मैं दिलस बेचैनी, मैं दिलस बेकरेरी, वो वही एंग्जाइटी होती है। और वो लोग यूजुअली इस डर से कि मैं साइकाट्रिस्ट नहीं मिलना चाहता हूँ या मुझे एक स्टिग्मा है, मुझे सोसाइटी में शायद एक टैग लगेगा, उस वजह से दे आर एट रॉन्ग प्लेस। वो एक रॉन्ग डॉक्टर के पास या एक गलत प्रोफेशनल के पास हेल्प ले रहे होते हैं और उनका बहुत वक्त जाया हो जाता है। और हमारे तजुर्बे में भी यही है कि लोग पहुंचते हैं हमारे पास मगर लेट पहुंचते हैं। इवन 2-4 दिन पहले ही मैंने एक बच्चा देखा जो मेरे पास रेफर हुआ था, इट वाज ऑलरेडी 1 ईयर। मतलब मैं शॉक हो गया था कि 1 साल लगा है उसमें। और उसमें भी यही मामला था कि पेरेंट्स को बड़ा डर लग रहा था कि एक साइकाट्रिस्ट के ओपीडी को मैं कैसे अटेंड करूं। वो मामला बहुत ज्यादा रहते हैं। सोसाइटी को शायद इस मामले में बहुत काम करने की जरूरत है और बहुत काम हुआ भी है। पिछले 4-5 साल से देयर हैज बीन अ वेरी रैपिड और वेरी ड्रास्टिक चेंज। इस मामले में एक पॉजिटिव चेंज आई हुई है और मगर रास्ता बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा और काम करने की जरूरत डॉक्टर साहब, आपने बच्चों का जिक्र किया तो फटाफट से जरा ये भी बताइएगा बच्चों के अंदर किस तरीके से ये किया जाए एनालिसिस कि भैया अब यहाँ थोड़ा कंसल्टेशन की ज़रूरत है, माहिर से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली बच्चों को देख रहे हैं तो जिन वालिदैन अभी हमारे ट्रांसमिशन को देख रहे हैं उन्हें किस तरीके से ये पता लगे कि शायद मेरे बच्चे को भी इसकी ज़रूरत है। सिम्टम्स क्लियर क्या होती है बच्चों के अंदर? बच्चे में सबसे पहली चीज आपको अपने बच्चे को एक कंपैरिजन देखना ग्रोथ वाइज, जो उसकी माइलस्टोन्स है, ग्रोथ है क्या वो बाकी बच्चों की जैसी है। दूसरा उसका स्कूल का बिहेवियर क्या ठीक है, अपने स्कूल के टीचर से कांटेक्ट में रहे और वो सबसे अच्छा आपको एक फीडबैक दे देते हैं। थर्ड, वो प्लेफुल है कि नहीं, वो स्कूल के बाहर का जो टाइम है या घर के बाहर का जो टाइम है क्या वो टाइम अच्छी तरह गुजार लेता है बाकी बच्चों के साथ, एंगेज हो पाता है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या होता है कि खेल में उनको कोई अपने साथ लेता ही नहीं क्योंकि वो सबको वहां तंग करते हैं, मारते हैं। और उसके बाद अगर आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा रहा है और अभी रिसेंट उसका ड्रॉप है एजुकेशन में, स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस में, अभी वो अच्छा नहीं कर पा रहा है कुछ देर से, तो आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि उस टाइम वो एक साइकाट्रिस्ट के पास आए। आई थिंक सबसे पहले उनका जो रूटीन का, हर बच्चे का एक पीडियाट्रिशियन होता है जो देखता रहता है बच्चों के माहिर, एक बार उनसे मिले, वो जरूर उनको रेफर करेंगे अगर उनको वैसी जरूरत होगी तो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सिम्टम जो अक्सर हमने देखा बच्चों के अंदर कि बच्चे आजकल का कंपटीशन का दौर है तो नंबर 1 रहना चाहते हैं और फिर अगर ऊपर नीचे होता है तो घर आके उनका बड़ा हंगामा होता है। आजकल के बच्चों को हमारे पास भी बड़ा चैलेंज रहता है कि बच्चे 99% लाके भी नाखुश है कि 100 क्यों नहीं आया। बिल्कुल। उसमें शायद पेरेंट्स को ज्यादा अच्छा रोल निभाना पड़ेगा कि पेरेंट्स विल हैव टू टेल देयर चिल्ड्रन दैट numbers are only numbers, you will have to excel within your own limits। और जो ग्रेडिंग का सिस्टम है उसको शायद आगे जाके मॉडिफाई करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि 90% 95% के बाद भी दे आर डिप्रेस्ड क्योंकि उनको लग रहा है कि 100% करना ही करना है। फिर 100% करके उनको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उस मामले में शायद हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो टीचर्स है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनको शायद दे विल हैव टू कम अप कि हम अपने बच्चे को हम एक एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर या एक्सेप्टेंस ऑफ आई से लो परफॉर्मेंस भी कभी कभी हो। वी विल हैव टू एक्सेप्ट कि हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आएगा। बहुत बहुत शायद इस मामले में बहुत बात करने की जरूरत है। मारूफ माहिर नफ्सियात हैं, अनंतनाग से, साउथ कश्मीर से हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती आरा इस प्रोग्राम में रखने के लिए। बहरहाल डिप्रेशन के ताल्लुक से आपके सवालात भी ज़रूर हमें पहुंचाते रहें, अपनी बात रखिएगा। लेकिन अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा उस कमीशन की करते हैं जिसकी मुद्दत कुछ दिन के बाद ख़त्म होने वाली है।
लेकिन एक बड़ा चैलेंज जिसको हम बार बार कह रहे थे कि चाहे वो पंचायती इंतखाबात हो या बलदियाती इदारों में होने वाले इंतखाबात हो, उससे पहले ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलेगी या नहीं और कितनी होगी, ये इसी मुद्दत के दौरान तय हो जाएगा या होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी कमीशन जिसको महज आज का दिन मिलाकर 4 दिन 31 तारीख छोड़ के जनाब 3 ही दिन बचे। तो ओबीसी कमीशन के पास काउंटडाउन शुरू हो गया जी, 4 दिन टोटल बचे हैं और पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए पैनल की रिपोर्ट इंतहाई अहम होगी, क्योंकि यही पैनल ये फैसला करेगा रिजर्वेशन के मामले पर कि अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के जो नुमाइंदे हैं वो कितना इन पंचायती इदारों के अंदर और लोकल बॉडीज के अंदर होगा। लेकिन रिपोर्ट आइंदा 2 दिन के अंदर सबमिट होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। और याद रखिएगा, ओबीसी का कमीशन जिसको ये काम सौंपा गया था कि वो लोकल बॉडीज और पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन के मामले को तय करे, उनकी हतमी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर सन 2024 है और उससे कबल उन्हें अपना हतमी रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर हुकूमत को सौंपना होगा। जस्टिस रिटायर जनक राज कोतवाल साहब जो चेयरमैन है कमीशन के, और उनके साथ मजीद 2 मेंबर्स इसके तैनात कर दिए गए थे। राजकुमार भगत जो रिटायर IAS ऑफिसर थे, प्रोफेसर मोहिंदर सिंह जो डीन कॉस्ट यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, साबिका है, उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो ये काम करे। और उन्होंने इस ज़िम्मन में जहाँ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, मुख्तलिफ इदारा जात से बात की है और 3 टायर पंचायती सिस्टम के अंदर को खंगाला है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी खंगाला है। और अब ये फैसला हुआ है कि जनाब रिपोर्ट तहरीर हो रही है। हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट तहरीर हो रही है और क्या ये डेडलाइन से पहले हुकूमत को सौंप दी जाएगी या हुकूमत में कुछ और तौसीस को करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे ज़राया शायद ये बता रहे हैं तौसीस में मुमकिन नहीं है, शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन इतलात ये है कि कमीशन ने ऑलमोस्ट अपना 80 to 85% तहरीरी काम जो है वो मुकम्मल किया, 10-12% है। शायद 2 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकती है। ओपन ओबीसी कमीशन के हवाले से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, कितना बड़ा काम इनके सामने है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्या ये मुमकिन है कि आने वाले 24 या 72 घंटों के दौरान ये रिपोर्ट मंजर आम पर आकर या हुकूमती इदारों को सौंप दी जाएगी? इंतहाई अहमियत की हामिल ये रिपोर्ट है, चूंकि इसमें तोसी भी पहले की गई थी जो 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल ओबीसी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और 4 दिन के अंदर कमीशन को अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजनी है ताकि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के जो इंतखाबात हैं उसकी जो ताखीर है वो ख़त्म हो जाए। और जिस तरह से हमने भी देखा कि इस कमीशन ने मुख्तलिफ इलाका जात का दौरा किया और अवामी वफूद से भी मिले और डिफरेंट स्टेक होल्डर से भी उनकी बात हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ी जो दुश्वारी थी इस कमीशन के पास वो ये था कि जो 2011 की सेंसस है उसकी बुनियाद पर जो है रिपोर्ट को बनाना और साथ साथ डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी भी तालमेल की कमी है, क्योंकि जो 2011 के बाद जो अभी यहाँ सेंसस नहीं हुई है, पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुई है, तो उस सिलसिले में थोड़ी सी इस कमीशन को मुश्किलात हुई है। लेकिन कुल मिला के चूंकि ये दूसरी मरतबा इनको एक्सटेंशन दिया गया था और ये बताया गया था कि ये रिपोर्ट जो है ओबीसी की कमीशन अपना सरकार को सबमिट करे और एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार करे ताकि जल्द से जल्द इंतखाबात हो। लेकिन जैसे हमने कहा कि 4 दिन सिर्फ अब इस कमीशन के पास बचे हैं और जो हमारे पास भी इतलात हैं कि कमीशन ने तमाम तफसीलात जो है वो तैयार की है और इन्हीं 4 रोज के अंदर अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और तवक्कात की जा रही है कि मार्च या अप्रैल में जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात हैं पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के वो मुंतखब हो और जिस पर सारी नजरें हैं। और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरह से पहले से ही यहाँ रिजर्वेशन लॉज में अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन को लेके जो है बिल पास की गई और उस बिल पास करने के बाद यहाँ पे ये कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इस कमीशन के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनको शामिल किया जाएगा, जो ऑलरेडी सरकार का एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट
प्रपोजल था। सो एक लंबे अरसे तक ये कमीशन अपना काम करता रहा, हालांकि इन्हें एक्सटेंशन भी मिला, लेकिन अब सिर्फ 4 रोज बचे हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इन 4 रोज के अंदर ये कमीशन सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, ताकि जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से जो यहाँ पे पंचायत के इंतखाबात नहीं हुए और अर्बन लोकल बॉडीज के, उनके ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या बीडीसी जिसे हम कहते हैं, वो इंतखाब होना इंतहाई जरूरी है। जो अभी फिलहाल ब्लॉक जो बीडीओज है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है। और ये हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इमरान नाइक को बता रहे थे कि कमीशन का काम जो था वो इंतहाई अहम था और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद ये रिपोर्ट भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा कि ओबीसीज के रिजर्वेशन का किस तरीके से इन बल्दियाती इदारों के रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट ये बड़ा फैक्टर है, रिजर्वेशन के मामले पर पिछले कई दिनों से हंगामा भी चल रहा है और इस बीच ये मामला भी सामने आया। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा ज़ाब्ता इखलाक की बात करते हैं, यानी बात करते हैं उस कानून की जो तहरीर होने वाला है। असेंबली का इजलास कैसे चलेगा, अरकान असेंबली के पास क्या इख्तियारात होंगे और किस तरीके से सवालात पूछे जाएंगे, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, बिल किस तरीके से रिजेक्ट होता है तो क्या कुछ करना, ये तमाम वो सवाल है जिसका हल निकालने की कोशिश जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से की जा रही है। और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली सेक्रेटरीट काफ़ी ज़्यादा मुतारिक हो गया है। आपको याद होगा कि इस ज़िमन में रूल्स को बनाने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई थी और अब माना जा रहा है कि रूल कमेटी का इजलास जो है वो 1 जनवरी को ये इजलास जो है वो तलब किया गया है। स्पीकर इस पैनल की सरबराही करेंगे। 9 अरकान इस पैनल के मेंबर नामजद किए गए हैं और स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर जो है वो चेयरमैन है। इसके 1 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर इसका इजलास जो है वो बुलाया गया है। याद रखिएगा 24 दिसंबर सन 2024 को स्पीकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली अब्दुल रहीम राठौर ने अनाउंस किया था कि 9 अरकान असेंबली जो है और उन्हें नामजद किया गया था और उन्हें यह काम सौंपा गया था कि रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होना चाहिए था और जो रूल 363 है उसके तहत ही इस पैनल को ड्राफ्ट किया गया था, जिसमें स्पीकर साबिक स्पीकर मुबारक अहमद गुल, मोहम्मद यूसुफ तारगामी, मीर सैफुल्ला, निजामुद्दीन भट्ट, पवन कुमार गुप्ता, जस्टिस रिटायर हसनैन मसूदी, रणबीर सिंह पठानिया और मुजफ्फर इकबाल खान शामिल किए गए और उन्हें यह काम सौंपा गया है कि वो ये काम करेंगे और स्पीकर की निगरानी में यह इजलास 1 जनवरी को तलब किया गया है, जहां पर यह इजलास जो है वो बुलाया गया है। से आप कॉल करना शुरू करें। खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात उन लोगों की भी करते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें करते हैं। कॉल करना शुरू करें फटाफट से। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइएगा, कहां से? चलिए लाइंस ड्रॉप हो रही हैं तो कोशिश करेंगे कि दोबारा से कॉल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसे कॉल्स आई और कोशिश हमारी रहती है कि तरजीह बुनियादों पर आपकी कॉल्स ली जाएं, लेकिन चलते चलते ज़रा पैनल के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि एमएलएज़ की तरफ से कुछ शिकायतें थी और इन मामलात को हुकूमत के नोटिस में लाया गया है और
इस सिलसिले में एक पैनल भी साथ साथ तश्कील दिया गया है। कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि एमएलएज की जो रिहाइश का मसला है वो परेशानी का सबब उनके लिए है, जिसको लेकर उनकी तरफ से शिकायत की गई थी। एमएलए हॉस्टल्स में मुनासिब जगह नहीं, ये शिकायत की गई थी। लेकिन अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर साहब की तरफ से 11 रुकनी एक पैनल कायम किया गया है और रिहाइश का मसला बाज़ाब्ता तौर पर हल करने की कोशिश 11 रुकनी पैनल के जरिए होगी। इन तमाम लोगों को अब जिम्मेदारियां जो मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो इस पैनल में रहकर अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे यूनियन टेरिटरी के अंदर जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और कमेटी सुनील कुमार शर्मा बीजेपी से, इसमें आप सब जानते हैं कि 7 लोग जो रूलिंग अलायंस के हैं, 4 अपोजिशन को, और इस पैनल को जिम्मेदारी दी गई है किसी भी तरीके से। एक तो कमेटी जो पहली खबर आपको बताई कि बाज़ाब्ता तौर पर 1 जन को जब मिलेगी तो रूल्स क्या होंगे, कवायद क्या होंगे, वो वज़ा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पैनल ये भी देखेगा जिन लोगों की तरफ से शिकायतें आई, खासतौर से जो एमएलएज की हॉस्टल में अकोमोडेशन को लेकर जो शिकायतें थी और अराकीन ने इतलात के मुताबिक हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए हैं, वहां पर भी स्पीकर की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक पैनल तश्कील दिया गया है। उसने भी अपना काम शुरू करना है कुछ दिनों के अंदर। बजट सेशन से पहले या बजट जब पेश किया जाएगा उससे पहले ये मामला भी, जिसमें रिहाइश को लेकर काफ़ी शिकायतें थी। और आप सब जानते हैं कुछ एमएलएज इस बार बढ़े भी हैं, तादाद थोड़ी सी बढ़ी भी है, अमला भी थोड़ा सा बड़ा होगा उस हिसाब से, तो उन शिकायतों को भी दूर करने की कोशिश इंतजामी सतह पर शुरू हो गई है एमएलएज ने जो शिकायतें की हैं। बात आज खबरों की, लेकिन चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन KBDCL की तरफ से बयान जारी किया गया है और जिसमें यह दावा पेश किया गया कि तकरीबन 1277 फीडर्स हैं, जिनमें तकरीबन 500 से ज़्यादा फीडर्स को चालू कर दिया गया है। 42.13% फीडर्स को चालू करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। और ये भी साफ कर दिया गया कि बहुत सारी इमरजेंसी सर्विसेज को पहले ही 80 से 85% रेस्टोर कर दिया गया था। और रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी थोड़ी देर पहले इन एदाद-ओ-शुमार को जो है वो जारी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी शहर श्रीनगर को छोड़कर जब आप बाहर की ओर चलेंगे तो बिजली की आंख मचोली और बिजली न होना कल से ही लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले ही हमारे नुमाइंदे साउथ और नॉर्थ से इस बात की इत्तला भी दे चुके हैं। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के फ़ौरन बाद हिंदी में खबरनामा भी है और फिर आज आखिरी रसूमात है साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब की, वो भी बराह रास्त तशरीह है और बराह रास्त जो मनाजिर हैं वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फ़ौरन बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।